Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is formulation of linear programming problem. स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ ऑपरेशन रिसर्च का इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था लीनियर प्रोग्रामिंग का. आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकते हैं एज एन एलपी मॉडल. तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि फॉर्मुलेशन में हम करते क्या हैं. एलपी मॉडल, जब हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं तो हम बेसिकली एज एन एलपी मॉडल उसमें करते क्या हैं. तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है उसमें हम क्या करते हैं. जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको एक मैथमेटिकल मॉडल के फॉर्म में लिखते हैं. और हम वो फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले देखिए, इसको हम 2 स्टेप्स में करते हैं. पहला स्टेप होता है कि हमने प्रॉब्लम को वर्बलाइज करना है और उसके स्ट्रक्चर को वर्बलाइज करना है. ठीक है. और उसके बाद हमने क्या करना है, दूसरा स्टेप होता है कि हम मैथमेटिकल स्ट्रक्चर इसका डेवलप करते हैं. अब वर्बलाइज कैसे करते हैं प्रॉब्लम को, सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं. जो भी प्रॉब्लम हमें दी होती है हम उसका क्लियर और एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग करते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का. हमें वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम बहुत प्रिसाइज वे में समझ में आ जानी चाहिए कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या. तो उसकी हम थॉरो अंडरस्टैंडिंग करते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की. फिर हम क्या करते हैं, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव देखिए स्टूडेंट्स 2 तरीके के हो सकते हैं. एक होता है मैक्सिमाइजेशन केस और एक होता है हमारा मिनिमाइजेशन केस. तो मैक्सिमाइजेशन का मतलब प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन मतलब कॉस्ट का मिनिमाइजेशन. तो हम देखते हैं कि हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना ऑब्जेक्टिव है या कॉस्ट मिनिमाइज करना ऑब्जेक्टिव है. फिर हम क्या करते हैं, उसमें फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए. दूसरे स्टेप में हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं. मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में हम 3 कंपोनेंट्स ध्यान में रखते हैं एलपी मॉडल के. पहला है डिसीजन वेरिएबल्स. डिसीजन वेरिएबल्स आपको पता है वेरिएबल्स कौन सी चीज़ होती है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है. अगर हम बात कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री वो लीनियर वेरिएबल्स हैं और उनकी डिग्री 1 होगी. तो इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम हमें दे रखी है उसमें हम कितने कंपोनेंट्स, कितने आर्टिकल्स, कितने चीज़ों की बात कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कोई फैक्ट्री है जो टेबल्स और चेयर्स बनाती है. ठीक है. तो आपको ये पता होना चाहिए, आप डिसीजन, अब आपको ये देखना है कितने आपका ऑब्जेक्टिव है कि नंबर ऑफ, पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो टेबल और चेयर्स दे रखी हैं, जो रिसोर्सेज उसके पास दे रखे हैं, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है, उसको यूज़ करते हुए उसने टेबल और चेयर्स बनानी है और ऐसे बनानी है कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके. ठीक है. मगर उसको ये पता है कि उसके पास इस टेबल चेयर को बनाने के लिए जो लेबर काम कर रही है वो लेट्स सपोज पूरे दिन में 4 घंटे ही डिवोट कर सकती है. ठीक है. तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपने इस तरीके से डिज़ाइन करना है प्रॉब्लम को और इस तरीके से आपने टेबल और चेयर्स का मैन्युफैक्चरिंग करवानी है जो लेबर काम कर रही है कि वो जितने घंटे दे सकते हैं उन घंटों को यूटिलाइज करके कैसे आप मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकें. तो देखिए अब हम इसमें टेबल और चेयर्स की बात कर रहे हैं. तो डिसीजन वेरिएबल्स हमारे कौन से हो गए, लेट्स नंबर ऑफ टेबल्स, लेट्स x1 डिनोट्स द नंबर ऑफ टेबल एंड x2 डिनोट्स द नंबर ऑफ चेयर्स, या x डिनोट्स नंबर ऑफ टेबल्स, y डिनोट्स नंबर ऑफ चेयर्स. तो डिसीजन वेरिएबल्स हमारे कितने हो गए, 2 डिसीजन वेरिएबल्स हो गए. ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या हो गया, क्योंकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा हो गया मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हिंडर कर रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अटेन करने में. वो कौन से हैं, लेबर टाइम. लेबर टाइम कितना है, 4 घंटे से ज़्यादा वो लेबर हमारे को टाइम नहीं दे सकती. तो बेसिकली इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है एज एन एलपी मॉडल. अब बात आती है स्टूडेंट्स कि इसका जनरल मॉडल क्या होता है. ये तो हमारी थियोरेटिकल बात थी. अब प्रैक्टिकली जब हम मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, एलपी मॉडल, एज एन एलपी मॉडल लिखेंगे, प्रॉब्लम को डिज़ाइन करेंगे, तो इसका एक फॉर्मुलेशन का एक मॉडल होता है, एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है जिस स्ट्रक्चर में आपने अपनी प्रॉब्लम को लिखना है. तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले देखिए हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज भी हो सकता है या मिनिमाइज भी हो सकता है. तो आप लिखेंगे ऑप्टिमाइज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज z इज इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस सो ऑन अप टू cn xn.
बेसिकली z हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये जो चीज़ है यहाँ पर हमारे डिसीजन वेरिएबल्स जो हैं वो लिखे जा रहे हैं और वो हमारा फंक्शन बता रहा है कि हमने मैक्सिमाइज़ करना है प्रॉफिट को या कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे इस तरीके से लिखे जाते हैं a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस सो ऑन अप टू a1n xm, ठीक है, xn सॉरी। तो अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपको ये नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली कॉन्स्ट्रेंट्स हमेशा साइन ऑफ इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट होंगे। ये जो चीज़ है ये मैं अभी आपको जब क्वेश्चन करूँगी उससे ज़्यादा अच्छे से ये मॉडल क्लियर होगा। आपको जस्ट अभी इतना समझना है कि आप शुरू में ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं, ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है ये हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स का आता है, जितने भी कॉन्स्ट्रेंट्स प्रॉब्लम में दे रखे हैं, और लास्ट में जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो आप हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। मतलब डिसीजन वेरिएबल्स हमेशा आपके नॉन नेगेटिव होते हैं। कहने का मतलब है नंबर ऑफ टेबल्स या नंबर ऑफ चेयर्स जो हैं वो हमेशा 0 से ज़्यादा बनेंगी, कभी भी आप -1 -2 टेबल चेयर तो नहीं बनाएंगे। तो जितने भी आपके डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो हमेशा नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इस बेसिक स्ट्रक्चर में आपने एलपी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करके लिखना है एज एन एलपी मॉडल। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे, फिर कॉन्स्ट्रेंट्स लिखेंगे और लास्ट में जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डिफाइन करेंगे। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हम एक क्वेश्चन लेकर इस पर्टिकुलर कंपोनेंट, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। एक प्रॉब्लम दे रखी है स्टूडेंट्स, देखिए मैं 2 क्वेश्चंस लूँगी, एक मैक्सिमाइजेशन का और एक मिनिमाइजेशन का। आई होप इन दोनों प्रॉब्लम से आपको फॉर्मुलेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉब्लम है XYZ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 आर्टिकल्स A and B, ठीक है, 2 आर्टिकल्स बनाती है A and B। टू मैन्युफैक्चर द आर्टिकल A, अ सर्टेन मशीन हैज़ टू बी वर्कड फॉर 1.5 hours and in addition a craftsman has to work for 2 hours. To manufacture the article B, the machine has to be worked for 2.5 hours and in addition the craftsman has to work for 1.5 hours. अब स्टूडेंट्स देखिए, आर्टिकल A और आर्टिकल B की बात करी जा रही है। तो 2 आर्टिकल्स की बात करिए तो यहाँ डिसीजन वेरिएबल्स हमारे x1 और x2 हो गए, ठीक है। अब हमारे जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उसमें मतलब एक तो मशीन टाइम की बात हो रही है और क्राफ्टमैन टाइम की बात हो रही है कि वो इतने घंटे ही काम करेंगे, ठीक है। इन अ वीक द फैक्ट्री कैन अवेल ऑफ 80 hours ऑफ मशीन टाइम, ठीक है, एंड 70 hours ऑफ क्राफ्टमैन टाइम। मतलब इसमें लिखा है कि आर्टिकल ए बनाने के लिए मशीन जो है वो 1.5 hours तक वर्क करेगी और क्राफ्टमैन जो है वो इतने घंटे काम करेगा। बी बनाने के लिए मशीन जो है 2.5 hours काम करेगी और क्राफ्टमैन 1.5 hours करेगा। पूरे वीक में फैक्ट्री जो है 80 hours ऑफ मशीन टाइम अवेल कर सकती है और 70 hours ऑफ क्राफ्टमैन टाइम अवेल कर सकती है। द प्रॉफिट ऑन ईच आर्टिकल ए इज़ ₹50 एंड दैट ऑन ईच आर्टिकल बी इज़ ₹40. If all the articles produced can be sold away, find how many of each kind should be produced to earn the maximum profit per week. Formulate the problem as an LP model. तो देखिए अब हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले जो हमारा एक तरीका होता है फॉर्मुलेशन का और वो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो भी प्रॉब्लम दे रखी है उसको पहले आप टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए कि कौन कौन सा डेटा आपको दे रखा है, जिससे ईजी हो जाता है आपको प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना। तो सबसे पहले हम कैसे समराइज करेंगे, डिसीजन वेरिएबल्स लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में और वो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स कितने हैं, और सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे आर्टिकल्स। तो ए और बी 2 आर्टिकल्स की बात की जा रही है। ए आर्टिकल, लेट्स सपोज नंबर ऑफ आर्टिकल्स ए जो हैं वो x1 है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो बी हैं वो x2 हैं। तो डिसीजन वेरिएबल हमारे 2 हो गए क्योंकि 2 आर्टिकल्स की बात की जा रही है। अब आ रहा है आवर्स ऑन मशीन एंड क्राफ्टमैन। हमें ये दे रखा है आर्टिकल ए बनाने में 1.5 hours मशीन टाइम लगता है एंड 2 hours क्राफ्टमैन टाइम लगता है। आर्टिकल बी बनाने में 2.5 hours मशीन टाइम लगता है एंड 1.5 hour क्राफ्टमैन टाइम लगता है। पूरे वीक में 80 hours मैक्सिमम टाइम है जो फैक्ट्री अवेल कर सकती है मशीन टाइम का, और क्राफ्टमैन टाइम का अवेल कर सकती है 70 hours। प्रॉफिट पर यूनिट भी दे रखा है कि आर्टिकल ए बनाने को ₹50, ये देखिए क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर। The profit on each article A is ₹50 and that on each article B is ₹40. वो भी आपने यहाँ पर लिख लिया। तो अब देखिए आप फॉर्मुलेट कैसे करेंगे। फॉर्मुलेशन मैंने समझाया था, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, आप देखकर लिखते हैं। आपका इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज है, तो मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट Z इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, देखिए आपका जो स्ट्रक्चर था LP मॉडल का वो ये था
z इज इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस सो ऑन अप टू cnxn। तो c जो बेसिकली आपके हैं वो आपके प्रॉफिट पर यूनिट हैं जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, 50x1, देखिए 50x1 प्लस 40x2, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे z इज इक्वल टू 50x1 प्लस 40x2 सब्जेक्ट टू लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स। अब लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स आपके क्या हैं, इधर देखिए आर्टिकल ए की बात कर रहे हैं तो 1.5x1 प्लस 2.5x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 80, क्योंकि पूरे वीक में वो 80 आवर्स तक का ही मशीन टाइम अवेल कर सकते हैं, 80 आवर्स से ज़्यादा का नहीं कर सकते। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या आएगी, या तो 80 से कम हो या 80 के बराबर हो, तो लेस देन इक्वल्स टू। दूसरा कॉन्स्ट्रेंट क्या हो जाएगा, देखिए 2x1 प्लस 1.5x2 है ना, मशीन आर्टिकल बी को बनाने में, और वो भी पूरा फैक्ट्री कितना अवेल कर सकती है, या तो 70 से कम या 70 के बराबर। तो आपने क्या लिखा, 2x1 प्लस 1.5x2 लेस देन इक्वल्स टू 70, और लास्ट में आप हमेशा क्या लिखते हो, जो आपके डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी कौन सी हुई, ये प्रॉब्लम आपकी हुई मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की। इसी तरीके से हम एक प्रॉब्लम लेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट की। पर स्टूडेंट्स, मैं जो ये मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट की प्रॉब्लम है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। आप तब तक इस मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैसे हम कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। पर आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि फॉर्मुलेशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं, फिर जितने भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो लिखते हैं, और लास्ट में हमारे जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं हम उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा, कैसे हम एलपी मॉडल में रिप्रेजेंट करेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।